Is that all you've got? Okay then, guess it's my turn. गोकू वर्सेस साइतामा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिबेट्स हमेशा चलती रहती है और ये एनिमे इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हेवीली डिबेटेबल टॉपिक्स में से भी एक है, जहां पे एक तरफ साइतामा जिसने गॉड्स की लिमिट्स को भी सरपास किया है, दूसरी ओर गोकू जो कि ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां तक गॉड्स भी पहुंच नहीं पाए हैं। सो कौन जीतेगा, ए मैन बियॉन्ड द गॉड लिमिट्स या फिर ए मैन हु सरपास गॉड्स? सो कौन जीतेगा, गोकू या साइतामा? सो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। वन पंच मैन, ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतामा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए इसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतामा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतामा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इनफिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतामा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है, टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतामा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतामा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को, ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि वीक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतामा आ जाता है। बोरोस और साइतामा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतामा इससे पहले अपने हर अपोनेंट को बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतामा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ को ही करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतामा के ऊपर, बट साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतामा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतामा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतामा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतामा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतामा के अटैक टकराते हैं और साइतामा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतामा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था, उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतामा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतामा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतामा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतामा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतामा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतामा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतामा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतामा मोड ऑन कर लेता है और साइतामा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है, लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते। ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पे पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स
गैप में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना दिया और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतामा के ऊपर यूज करता है लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है लेकिन साइतामा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतामा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा क्योंकि साइतामा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतामा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा और ऐसे ही चलता जा रहा था और आखिर में साइतामा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस अभी तो पागलपंती शुरू ही है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है इसलिए वो साइतामा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतामा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है सो इसलिए वो साइतामा को टाइम ट्रेवल सिखाता है और साइतामा से सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतामा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकाल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना तो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रिसेंट चैप्टर ऑफ वन पंच मैन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्टी वॉइड को, द लीडर ऑफ द निंजा विलेज, जो कि हम लोगों की तरह एक नॉर्मल सा इंसान था लेकिन गॉड के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो करप्टेड बन गया और ब्लास्ट के साथ बैटल में वो ब्लास्ट को ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो ब्लास्ट विक्टोरियस मर्ज हुआ। ब्लास्ट ने एम्प्टी वॉइड को ऐसा इंजर किया था कि उससे रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए थे और 15 साल बाद गारो की पावर कॉस्मिक अब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वॉइड फाइनली वापस आता है और वह फाइट करता है फ्लैश और स्पीड ऑफ साउंड सोनिक के साथ और गॉड की पावर का यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी हो ये दोनों ही रेजिस्ट कर लेते हैं और उसकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हैं। एम्प्टी वॉइड रिट्रीट कर लेता है और उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हमें बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है जिसकी मदद से वो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी को देख सकता है और पैरेलल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली वो ऐसे डायमेंशन में चलाता है जो कि पूरे कैजुअलिटी से ही बाहर होता है। एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अपना डायमेंशन कटिंग स्लैश यूज करता है बट साइतामा उसे 2 उंगली से ही रोक देता है और एक ही झटके में एम्प्टी वॉइड को उस रेलम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अटैक करता है बट साइतामा उसे एक पंच मार के उससे जमीन के अंदर गाड़ देता है जिसकी वजह से उसका गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और एम्प्टी वॉइड बाकियों की तरह नॉर्मल बन जाता है। ओवरऑल मांगा साइतामा स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है सरपासिंग फ्रीजा जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन परफेक्ट सेल जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7 जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं जिससे सुपर सैयन गॉड
गॉड का दोबारा जन्म होता है, लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामोशी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरेस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरेस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरेस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरेस अपने 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरेस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे बीरेस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इससे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इनफिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इनफिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बड़ा जो अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी और गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोले तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू फेस करता है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली से। और गौर करने की बात है कि विश ने पॉइंट किया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि 10 मिलियन साल बाद कोई आजाद हो गया था जिसकी पावर एबिलिटीज कुछ हद तक मार्बल के गैलेक्टस जितनी थी, जो कि था मोरो द प्लैनेट ईटर।
जो कि गैलेक्टिस की तरह पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके प्लैनेट्स को खा के स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। गोकू व्हीज के भाई मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर भी था, और मीरस ने उसकी मदद की उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए। और मीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू पहले से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। गोकू बैटलफील्ड में अराइव होता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा फास्ट बन चुका था। यहाँ तक कि गोहान और पिकोलो भी उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। गोकू अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और फाइट करता है मोर यंगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर मोरो से, जो कि काउंटलेस प्लैनेट्स को खा चुका था। लेकिन जो भी हो, ये भी काफी नहीं था। मोरो के ऑफेंस गोकू के डिफेंसेस को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। मोरो 7-3 वर्स को खा जाता है, जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है किसी की भी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए, और वो बन जाता है 7-3 मोरो। लेकिन मीरस समझ जाता है गोकू को यहाँ पे एक छोटे से इमोशनल पुश की जरूरत है अपने एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए। मीरस मोरो के ऊपर बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो मीरस के नेक को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। मीरस मोरो के सिर पे अपना फाइनल शॉट मारता है, लेकिन एंजल्स रूल के अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीरस उसके दोस्त यानी गोकू की ओर देखता है और वो उसे कहता है वो इस गैलेक्सी पे आया था कॉस्की से ये गैलेक्सी पसंद है। ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भरी पड़ी हुई है, प्लीज प्रोटेक्ट इट ऑल। उसके बाद मीरा एग्जिस्टेंस से इरेस हो जाता है। गोकू अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू अपने इमोशंस और अपनी गिल्ट के साथ पावर अप करता है और उसका रिग्रेट उसके लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है और वो अनलॉक कर देता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जिसने मोरो को कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया था। इन दोनों की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गोकू मोरो के हर एक अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर दे रहा था और गोकू और मोरो की स्ट्रेंथ के बीच की गैप तो बहुत ही ज्यादा थी। गोकू ने बताया कि मोरो अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे वो लड़ चुका है। गोकू मोरो को संजीवनी देता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। मोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू की छाती पे पंच मारता है, लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। मोरो मीरस की पावर्स को यूज करता है और बन जाता है एंजेलिक मोरो, और वो एबल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स को मैच करने के लिए। लेकिन जो भी हो, गोकू की पावर्स फिर भी बहुत ज्यादा थी मोरो के कंपेयर में। मोरो अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लेता है, लेकिन गोकू मोरो को फिर भी डिफीट कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ। और एक बार फिर गोकू आखिरी मॉर्टल था जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। ग्रेनोला आर्क में गोकू फाइट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला ने नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन गोकू बहुत ज्यादा अच्छा बन गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वो एबल हुआ अपने अदर फॉर्म में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। गोकू ग्रेनोला से फाइट करता है, जिसमें वो दिखाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बिल के हिसाब से यूज भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, ग्रेनोला से भी बहुत ज्यादा ताकतवर एनिमी आने वाले थे फ्यूचर में, जो कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, जिसका नाम था गैस। गैस इतना ज्यादा ओवर पावर था जिसने गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अकेले संभाल लिया था। गैस के अगेंस्ट गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू वर्जन अनलॉक किया, जो कि था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इस फॉर्म में गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था सच में, और एक बार फिर साबित कर दिया इस सैयन के पास कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल मांगा गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू आउटर वर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। राइट देन, सो ये मैचअप तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोनों ही वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स में, और इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फीट्स ऑलमोस्ट मल्टीवर्सल लेवल तक देखने को मिली है। और जहाँ पे एक तरफ साइतामा को एक अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में दिखाया गया है, दूसरी ओर गोकू को एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया है। सो ये दोनों ही बीइंग्स बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है, जिस वजह से इन दोनों को कंपेयर करना प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है। सो पहले मैं अगर बात करूँ स्ट्रेंथ की, सो इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस स्ट्रेंथ की फीट शो की है, बोथ एनिमे और स्पेशली मांगा में। लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे गोकू ने कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट की और उसको डिफीट भी किया है। हालांकि साइतामा की ट्रू स्ट्रेंथ अभी तक देखने को नहीं मिली है और उसकी ट्रू पावर भी अभी तक अननोन है। लेकिन जितना हम लोगों को दिखाया गया है ना, गोकू यहाँ पे स्ट्रेंथ के मामले में साइतामा से आगे हो सकता है, यानी वो अपने मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में साइतामा को पीछे छोड़ सकता है स्ट्रेंथ के मामले में। अब अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स तबाही लेवल स्पीड पोजेस करते हैं। ये दोनों लाइट की स्पीड से इन्फिनाइट टाइम ज्यादा फास्ट है, और ये दोनों इनमेचेबल स्पीड को भी अचीव कर चुके हैं मांगा में। सो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड के मामले में तो ये एक टाई होगा, कॉज की इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उनको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गोकू कंपैरेटिवली ज्यादा ड्यूरेबल है साइतामा के कंपेयर में। मोरो का हाथ टूट गया था, लेकिन गोकू को वो एक खरोच भी नहीं दे पाया था। लेकिन इन दोनों में से जीतेगा कौन, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के इंटरप्रिटेशन को ले रहे हो। अगर आप गोकू के मल्टीवर्सल लेवल इंटरप्रिटेशन को लोगे ना, तो यहाँ पे साइतामा यहाँ पे हरा सकता है गोकू को।
इस केस में साइतामा के पास 40 to 60% चांस होंगे गोकू को हराने के लिए। लेकिन आप अगर गोकू के आउटर वर्सल लेवल सिनारियोस को लोगे ना तो वो साइतामा को हाई डेप्थ में हरा देगा। यानी आउटर वर्सल सिनारियोस में भी ये बैटल थोड़ा सा क्लोज जा सकता है, कॉज की साइतामा अपने आप को बैटल के बीच में इवॉल्व करता है ब्रॉली की तरह। तो सिंपली बताओ तो साइतामा के पास थोड़े से चांस हो सकते हैं गोकू को हराने के लिए, लेकिन फिर भी ये चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है गोकू के सामने। और वन पंच मैन फैंस, सच्चाई तो ये है कि अभी के टाइम पे साइतामा ने उतने इंसान लेवल पे कोई भी फीट शो नहीं की है कि वो गोकू को हरा दे। लेकिन आप लोगों को दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर शायद से साइतामा गोकू को सरपास कर देगा, लेकिन अभी के लिए ना गोकू स्टिल इन द टॉप, सो गोकू विंस। गोकू वर्सेस सुपरमैन। 20 साल से ये मैचअप चलता आ रहा है, लेकिन इसका विनर अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। द फेस ऑफ स्ट्रेंथ इन द कॉमिक्स वर्सेस द होप ऑफ द यूनिवर्स इन एनिमे। दो अलग अलग एलियंस जिनको भेजा गया था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इन दोनों ने इनोसेंट और वीक्स को प्रोटेक्ट करना सही समझा। बट इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन जीतेगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो? So who will win? Man with strength beyond the god versus man with power of angel. So who will win? Carl Hell या फिर Kakarot, Son Goku या फिर Superman? Today's the day. We'll finally settle who's stronger. If you say so. Huh? Ah, darn it. Almost had me there. That was actually pretty fun. Yeah, it sure was. So Superman, the last son of Krypton, जो कि अपने पावर्स को गेन करता है लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम से, जो कि है अपना सन। और जब तक सूरज की रोशनी है सुपरमैन की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। और उसने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस स्ट्रेंथ की फीट परफॉर्म की है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। जैसे इसने अर्थ जितने भारी ऑब्जेक्ट को बेंच प्रेस किया है, वो भी 5 दिन लगातार। और उसने एक हाथ से 200 क्वाड्रिलियन टन्स को उठा लिया था। और हाँ, उसने एक छींक से पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन ऐसे बीइंग से लड़ चुका है जो कि यूनिवर्स को तो पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन अपने आप से ही भिड़ गया था। गोल्डन एज सुपरमैन टाइमलाइंस को रीराइट कर सकता था, स्पेस टाइम को सैटर कर सकता था। और जब वो दोनों भिड़ रहे थे तब उन दोनों के पंचेस के इम्पैक्ट से यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, टाइमलाइंस रीसेट हो जा रहे थे सिर्फ उनके पंचेस के इम्पैक्ट से। सुपरमैन को कॉमिक्स में इतना ज्यादा ओवर पावर दिखाया गया कि उसका सिर्फ नॉर्मल वर्जन 20% पावर ऑफ बिग बैंग प्रोड्यूस करता है। सुपरमैन ने बहुत ही आसानी से टैंक कर लिए थे एंटी मैटर यूनिवर्स की एक्सप्लोजन को, जो कि बिग बैंग जितना स्ट्रॉन्ग था। सुपरमैन लड़ चुका है नेबुला मैन के खिलाफ, जो कि लिटरली एक वॉकिंग यूनिवर्स था। उसने लिटरली वन शॉट किया है वर्ल्ड फॉर्चुनर को, जो कि एक मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा था। सुपरमैन ने ना ही वर्ल्ड फॉर्चुनर को नॉकआउट किया, बल्कि उसके मल्टीवर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने डिफीट किया है मैनड्रैक को। मैनड्रैक जो कि एक डार्क मॉनिटर है, बेसिकली वो एक वैम्पायर की तरह है जो कि मल्टीवर्स के लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करके जिंदा रहता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैनड्रैक से लड़ता है और उसके हर अटैक को विथस्टैंड करता है और आखिर में अपने हीट विजन की मदद से उसे जान से मार देता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ओमनीसेंट है, यानी उसे यूनिवर्स में होने वाले सारे प्रेजेंट चीज की नॉलेज है। वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को इरेज कर सकता है, यानी वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को जान से मार सकता है और उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से इरेज कर सकता है। सो डीसी मल्टीवर्स सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है बहुत सारे यूनिवर्स और पैरेलल वर्ल्ड्स का, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है मेटाफिजिकल लैडर का। और तो और हर एक रेल्म का अपना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पावर है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इन सारे रेल्म्स को समझने के लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल तो कभी कर ही नहीं सकते, हर बार हमें नैरेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉज की ये बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन है। डीसी कॉस्मोलॉजी के लोएस्ट लेवल में आता है बेस यूनिवर्सेस, और हर एक यूनिवर्स में फेमिलियर वर्जन ऑफ हीरोज एंड विलन एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारे वो अर्थ है जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अर्थ 0 में रहता है मेन लाइन सुपरमैन एंड बैटमैन, अर्थ 2 में रहते हैं जस्टिस सोसाइटी, और अर्थ 3 को रूल करता है क्राइम सिंडिकेट। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट करती है पूरे मल्टीवर्स में, जिसकी वजह से मार्वल की तरह डीसी में भी इंकर्जन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मार्वल के कंपेयर में बहुत कम, क्योंकि इन सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को सेपरेट करता है ब्लीड। ब्लीड एक्चुअली एक क्रिम्सन स्पेस है बिटवीन यूनिवर्सेस। ये वॉइड नहीं है, एक्चुअली ये काइंड ऑफ ब्लड स्ट्रीम है मल्टीवर्स का, जो कि हर एक वर्ल्ड को कनेक्ट करता है और सेपरेट भी करता है सेम टाइम में। हालांकि सुपरमैन जैसे बीइंग ब्लीड को क्रॉस कर सकते हैं इंटर डायमेंशन शिप्स के साथ, लेकिन इसके स्टॉर्म्स निर्बाध और जानलेवा है मॉर्टल बीइंग्स के लिए। ब्लीड ऑल्सो फंक्शन है मार्जिन बिटवीन स्टोरीज का,
जो कि प्रूव करता है हर एक यूनिवर्स एक्चुअली पार्ट है कॉमिक बुक का। और वो रेड लिक्विड बोइंग है जो कि एक स्टोरी को दूसरे स्टोरी से सेपरेट करते हैं, जो कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इवन डायमेंशन भी चला जाता है, जो कि इसे आउट ऑफ वर्सल लेवल पे स्टैंड करता है। मल्टीवर्स के ऊपर लाई करता है स्पिरिट ऑफ गॉड्स, एक मेटाफिजिकल रल्म जिसपे हायर रियलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पिरिट है डिवाइन रल्म्स का। हेवन जो कि डोमेन ऑफ द गॉड्स है, और हेल जिसमें बुरे एंजल्स और डीमंस रहते हैं, और उनके बहुत पास है न्यू जेनेसिस और प्लैनेट अपोकलिप्स, द होम ऑफ द न्यू गॉड्स। और ये वही जगह है जहाँ से डार्क साइड निकला था, जिसकी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस तक को इफेक्ट करती है। स्पिरिट ऑफ गॉड्स के बियॉन्ड लाई करता है लिम्बो। ये वही जगह है जहाँ पे हर कोई जाता है मरने के बाद, इवन गॉड्स भी। और गाइड बुक के अकॉर्डिंग लिम्बो एक्चुअली एक लाइब्रेरी है अबैंडन्ड स्टोरीज का, जो कि पॉपुलेटेड है फॉरगेटन कैरेक्टर्स से। और उससे भी और आगे जाए तो हम पहुंचेंगे मॉनिटर स्फीयर में, द होम ऑफ द मॉनिटर्स। और जैसा कि हम जान चुके कि डीसी मल्टीवर्स एक्चुअली में फिक्शन है और ये नैरेटिव के बेसिस पे चलता है, और हर एक मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव लॉ को। और फर्स्ट मॉनिटर डैशनोबू, जो कि आगे जाकर करप्टेड बन गया था, और बन गया था वो मैनड्रैक द डार्क मॉनिटर। ये वही मैनड्रैक है जो कि आगे चल के कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से फाइट करता है। सुपरमैन खुद एंटर करता है उस रन में, और वो देखता है कि रियलिटी एक्चुअली एक स्टोरी बुक है, जहाँ पे मॉनिटर्स डिबेट करते हैं कि कौन सी स्टोरी रहेगी और किसको खत्म कर दिया जाएगा। और सीधे सीधे बोलो तो मॉनिटर स्फीयर एक्चुअली लाइब्रेरी ऑफ एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे चीज़ों को लिखा जाता है और स्टोरीज रिलेटेड होती है। और मॉनिटर स्फीयर के बाद आता है एज ऑफ क्रिएशन यानी सोर्स वॉल, जो कि इन्फिनाइट बाउंड्री माना जाता है डीसी मेटावर्स का, जिसके बाद डीसी मेटावर्स खत्म हो जाता है। और उस वॉल के बाहर लाई करता है द सोर्स, जो कि पूरे क्रिएशन को ताकत देती है। लिम्बो और मॉनिटर स्फीयर के बीच एग्जिस्ट करता है 5th डायमेंशन और 6th डायमेंशन, जो कि प्योर इमेजिनेशन से बने हैं। ये एक्चुअली घर है मिस्टर मिक्जी और बैटमाइट का, जो कि पूरे मल्टीवर्स को 2D डिस्क की तरह देखते हैं। और उसके बाद आता है 6th डायमेंशन, जहाँ के बीइंग्स इन्फिनिटी के साथ खेलते हैं। 6th डायमेंशन को डिस्क्राइब किया जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द क्रिएशन के नाम से, जहाँ पे रहते हैं वॉल्ट फॉचर, द ब्रदर ऑफ द मॉनिटर और एंटी मॉनिटर, और इवन परपेचुआ द मदर ऑफ द मल्टीवर्स, और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। इन सबको बस अपने एक ही थॉट से इरेज करने की ताकत रखता है, यानी वो आधे डीसी कॉस्मोलॉजी को एक ही थॉट से खत्म कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस चीज है। ओवरऑल कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन स्केल करता है 4 लेयर्स ऑफ आउटर वर्सल में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामुसी नहीं, बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपने 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है,
जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सचर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे वीरेस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इससे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा सेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहां पर जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया, और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू फेस करता है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली से। और गौर करने की बात है कि विश ने पॉइंट किया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 10 मिलियन साल बाद कोई आजाद हो गया था जिसकी पावर्स एबिलिटीज कुछ हद तक मार्बल के गैलेक्टस जितनी थी, जो कि था मोरो द प्लैनेट ईटर, जो कि गैलेक्टस की तरह पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके प्लैनेट्स को खाके स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। गोकू विश के भाई मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर भी था, और मीरस ने उसकी मदद की उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए। और मीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। गोकू बैटलफील्ड में अराइव होता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा फास्ट बन चुका था, यहाँ तक कि गोहान और पिकोलो भी उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। गोकू अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और फाइट करता है मोर यंगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर मोरो से, जो कि काउंटलेस प्लैनेट्स को खा चुका था।
लेकिन जो भी हो ये भी काफी नहीं था। मोरो के ऑफेंस गोकू के डिफेंसेस को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। मोरो 7-3 वर्स को खा जाता है, जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है किसी की भी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए और वो बन जाता है 7-3 मोरो। लेकिन मीरज समझ जाता है गोकू को यहाँ पे एक छोटे से इमोशनल पुश की जरूरत है अपनी एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए। मीरज मोरो के ऊपर बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो मीरज के नेक को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। मीरज मोरो के सिर पे अपना फाइनल शॉट मारता है, लेकिन एंजल्स रूल के अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीरज उसके दोस्त यानी गोकू की ओर देखता है और वो उसे कहता है वो इस गैलेक्सी पे आया था कॉस्की से ये गैलेक्सी पसंद है, ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भरी पड़ी हुई है, प्लीज प्रोटेक्ट इट ऑल। उसके बाद मीरा एग्जिस्टेंस से इरेस हो जाता है। गोकू अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू अपने इमोशंस और अपने गिल्ट के साथ पावर अप करता है और उसका रिग्रेट उसके लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है और वो अनलॉक कर देता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जिसने मोरो को कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया था। इन दोनों की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गोकू मोरो के हर एक अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर दे रहा था और गोकू और मोरो की स्ट्रेंथ के बीच की गैप तो बहुत ही ज्यादा थी। गोकू ने बताया कि मोरो अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे वो लड़ चुका है। गोकू मोरो को सेंजुबिन देता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। मोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू की छाती पे पंच मारता है, लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। मोरो मीरज की पावर्स को यूज करता है और बन जाता है एंजेलिक मोरो और वो एबल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स को मैच करने के लिए। लेकिन जो भी हो गोकू की पावर्स फिर भी बहुत ज्यादा थी मोरो के कंपेयर में। मोरो अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लेता है, लेकिन गोकू मोरो को फिर भी डिफीट कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ। और एक बार फिर गोकू आखिरी मॉडल था जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। ग्रेनोला आर्क में गोकू फाइट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला ने नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन गोकू बहुत ज्यादा अच्छा बन गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वो एबल हुआ अपने अदर फॉर्म में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। गोकू ग्रेनोला से फाइट करता है जिसमें वो दिखाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बिल के हिसाब से यूज भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो ग्रेनोला से भी बहुत ज्यादा ताकतवर एनिमी आने वाले थे फ्यूचर में, जो कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, जिसका नाम था गैस। गैस इतना ज्यादा ओवर पावर था जिसने गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अकेले संभाल लिया था। गैस के अगेंस्ट गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू वर्जन अनलॉक किया जो कि था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और इस फॉर्म में गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था सच में, और एक बार फिर साबित कर दिया इस सैयन के पास कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल मांगा गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टीट्यूड आउट ऑफ वर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। GT गोकू। सो ड्रैगन बॉल जी के 15 साल बाद गोकू के पास सब कुछ था, बस एक ही चीज नहीं था, एक टाइटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन यूनिवर्स। और उसके ठीक 1 साल बाद उसकी पावर्स उसके सारे प्रीवियस अपोनेंट को सरपास कर गई। बट ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल की विश की वजह से वो पूरी तरीके से एक बच्चा बन गया, लेकिन इस बच्चे की ही ताकत इंसानी सोच के परे निकली और जैसे मानो ड्रैगन बॉल सुपर की काउंटर पार्ट की तरह उसने अकेले ही किड बू, फ्रीजा, यहाँ तक कि परफेक्ट सेल को आसानी से हरा दिया। GT किड गोकू ने सरपास कर दिया था सुपर सैयन 3 को। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। इवन सरपास एंजल बॉर्न इन हेल गोजिटा जिसने जेनेम्बा जैसे इंटर डायमेंशन बीइंग को वन शॉट किया है। जेनेम्बा जिसने चीर रखा है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस, टाइम, इवन डेथ तक को भी। लेकिन अब ये सारी ताकत अब एक बच्चे के शरीर के अंदर है जो कि है अपना किड गोकू, स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड लूट, जो कि यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जब उसका सामना हुआ किड गोकू से, तब उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होल्ड बैक करते हुए। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे भी बड़े बड़े खतरे आने वाले थे फ्यूचर में। सुपर बेबी 2 जो कि अपने स्पीसीज का आखिरी बंदा था। बेबी एक्चुअली एक पैरासाइट था जो कि साइंस के अगेंस्ट बदला लेना चाहता था, क्योंकि साइंस की वजह से उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। बेबी अर्थ पे अराइव होता है और देखते ही देखते अर्थ के सारे बींग्स की माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इवन सुपर सैयन 2 वेजिटा के भी माइंड को कंट्रोल कर लेता है। वो बेबी अपना खुद का सुपर सैयन 3 फॉर्म अचीव कर लेता है और रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और आखिरकार यूनिवर्स के लास्ट होप को ऑब्लिविएट कर देता है। बेबी का ये अटैक इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग था जिसने स्पेस के मैग्नीट्यूड तक को चेंज कर दिया था, आउट ऑफ हर्स को तक को हिला दिया था।
गोकू अपने आप को एक ऑल्टर्ड डायमेंशन में देखता है जिससे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन ये गोकू किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता था। गोकू अपना फेमस एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा मारता है जिससे पूरा डायमेंशन ही चकनाचूर हो जाता है। गोकू उससे कुछ महीने बाद और ज्यादा पावर ग्राइंड करके बेबी से लड़ने वापस आता है, लेकिन आउटकम सेम ही रहता है। गोकू इस बार भी हार जाता है बुरी तरीके से बेबी के अगेंस्ट। गोकू अर्थ को एक बार फिर देखने के लिए उठता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे प्लेनेट को ही हिला देता है और वो बन जाता है ग्रेट एप और उसके बाद गोल्डन एप। गोकू गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी ओवर वार्मिंग पावर पूरे गैलेक्सी को थ्रेट करने लगता है और पैन की वजह से उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। गोकू समझ गया था कि वो एक्चुअली कौन है, एक ऐसा आदमी जिसने समय समय पे अनगिनत ट्रिलियंस लोगों की जान बचाई है, चैंपियन ऑफ डीमंस, एलियंस, even God, the embodiment of hope, the truth, the Son Goku. धुआं हटता है और धुएं के अंदर से खुद ब खुद सन भूकंप निकलता है। द डीमन हिमसेल्फ, सुपर सैयन 4 गोकू। सुपर सैयन 4 गोकू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी और उसने एफर्टलेसली सरपास कर दिया था बेबी के आउट ऑफ हर्सल लेवल स्ट्रेंथ की फीट्स को। और गोकू के अकॉर्डिंग बेबी के पंचेस उसे ऐसे हिट कर रहे थे जैसे कोई चींटी उससे काट रही हो। बेबी अपना रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद जो हुआ वो देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। बेबी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोकू टच से मस नहीं हुआ था। बेबी समझ गया था कि वो इस फॉर्म में गोकू को कभी नहीं हरा सकता। बेबी पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेट गोल्डन एप में, जिसमें वो अपने प्रीवियस फॉर्म से 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। गोकू फिर भी इस बैटल को जीत जाता है और बेबी को नॉकआउट कर देता है। 17 ने क्लेम किया कि उसके पास पूरे हेल्थ को उठाने की ताकत है और जब दो अलग अलग 17 फ्यूज हुए तब तैयार हुआ सुपर 17। सुपर 17 की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली इमेंस थी, उसने एफर्टलेसली हरा दिया था सारे जी फाइटर्स को। गोकू लिविंग वॉल पे वापस आता है और 17 को एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है जो कि उसे प्लैनेट के दूसरे साइड पे फेंक देता है और गोकू आखिर में एक ही ड्रैगन फिस्ट से 18 की मदद से 17 को मार देता है। बट दैट इज नॉट ओवर येट। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से शैडो ड्रैगन निकलते हैं जो कि पूरे प्लैनेट को इविल एनर्जी से घेर लेते हैं। 5 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के बाद गोकू का सामना हुआ नोवा सेंड्रॉन और आइस सेंड्रॉन से। गोकू ने उन दोनों को बहुत ही इजीली वन शॉट कर दिया, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो ड्रैगन अभी रिवील होना बाकी था। एक ऐसा ड्रैगन जिसने गोकू के सुपर सैयन 4 को बहुत ही इजीली डोमिनेट कर लिया था और 10 टाइम कामेहामेहा को मुंह के सामने खा लिया था। वो अपने फैमिली से एनर्जी गैदर करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा सुपर सैयन 4 में, और जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने आंख बंद करके सिन सेंड्रॉन को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर लिया था। सिन सेंड्रॉन सारे ड्रैगन बॉल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओमेगा सेंड्रॉन में। ओमेगा की पावर इतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग थी कि वो अपने प्रेजेंस से ही मल्टीवर्स को हिला रहा था। गोकू और वेजिटा सुपर सैयन 4 में ओमेगा के साथ टीम अप करके फाइट करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा फ्यूज होते हैं और सुपर सैयन 4 गोजिटा का जन्म होता है और गोजिटा बहुत ही ज्यादा पीटता है ओमेगा सेंड्रॉन को। ओमेगा ह्यूमन हिस्ट्री के सारे इविल एनर्जी को गैदर करके गोजिटा के ऊपर एक कर्मा बॉल फेंक देता है, पर गोजिटा उसे लात मार के स्पेस में फेंक देता है और इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। गोजिटा उसे हराने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले फ्यूजन डिसफ्यूज हो जाता है। ओमेगा एक और कर्मा बॉल तैयार करता है, लेकिन इस बार कोई गोजिटा नहीं था उस कर्मा बॉल को लात मार के फेंकने के लिए। गोकू वेजिटा को धक्का देके बाहर निकाल देता है और वो डिसाइड करता है कि इसे वो ही रोकेगा, इसे वो अपने ऊपर ही लेगा। कर्मा बॉल की एनर्जी गोकू को नॉकडाउन करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है। सबको लग रहा था कि गोकू मर चुका है, बट कहानी अभी बाकी थी। ट्विटर से गोकू उठता है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब के साथ, जिसमें पूरी यूनिवर्स की ताकत थी, जो कि आखिरी होप थी पूरे यूनिवर्स की, जो कि फ्यूचर था पूरे मल्टीवर्स का। ओमेगा कर्मा बॉल को गोकू के ऊपर फेंकता है, पर गोकू से बहुत इजीली टैंक कर लेता है और जैसे ये मानो अंत था ओमेगा सेंड्रॉन का। गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब ओमेगा के ऊपर फेंकता है, जिससे ओमेगा पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। ओवरऑल जीटी गोकू स्केल ऑन 4 layers to 6 layers हायर आउट रिवर्सल विद इन्फिनाइट टू इनमेचेबल स्पीड। कैप्सूल कॉर्प गोकू या फिर हम कहें सीसी गोकू, ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ गोकू है जो कि अपीयर हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज में, और इसकी ताकत इंसानी सोच के परे है और ये इजीली टेक डाउन कर सकता है पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को, वो भी अकेले। स्ट्रॉन्ग इनफ टू वन शॉट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जो कि अपने प्रेजेंस से इन्फिनाइट वॉइड को हिला सकता है। सरपासिंग कैरेक्टर लाइक गोजिटा द एंजल बॉर्न इन हेल,
जिसने वन शॉट किया है जेनेम्बा को। जेनेम्बा जो कि चीर सकता है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस, टाइम, इवन डेथ तक को भी। इवन सरपास कैरेक्टर लाइक डाइसिंगन जो कि सारे एंजल्स को एक साथ वन शॉट कर सकता है। एंजल्स कैपेबल होते हैं डिस्ट्रॉयर गॉड को वन शॉट करने के लिए, डिस्ट्रॉयर गॉड्स जो कि कैपेबल होते हैं मल्टीपल मैक्रोकॉस्म को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ तक कि जेनो द ओमनी किंग जो कि इरेज कर सकता है टाइमलाइंस को, इवन मल्टीवर्स तक को भी। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है सीसी गोकू के सामने। इवन कैरेक्टर लाइक सुपर सनरॉन जो कि फुलफिल कर सकता है किसी भी विश को, जो कि किसी भी विश को एक झटके में पूरा कर सकता है। आप जरा उससे ये विश मांगो, सेनरॉन मैं हराना चाहता हूँ कैप्सूल कॉर्प गोकू को। This I cannot do. That is impossible. कैप्सूल को गोकू एक्चुअली काम करता है टाइमनेस में, जो कि सेफगार्ड है ऑल ऑफ द हिस्ट्री का, जो कि पूरे क्रिएशन के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। टाइमनेस एक्चुअली घर है क्रोनोवा जैसे बींग्स का, जो कि जेनो से भी बहुत ही गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जेनो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरी ओर क्रोनोवा जो कि प्रिजर्व कर सकता है टाइमलाइंस को। टाइमनेस को सिटी ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हाई आउट ऑफ हर्सल रेल्म है। मेन एंटागोनिस्ट डेमिग्रा बिलियंस ऑफ इयर्स बाद आजाद हो जाता है और वो थ्रेट करता है पूरे के पूरे टाइमनेस को। डेमिग्रा इतना ज्यादा ओवर पावर था कि वो अपने पावर से हिस्ट्री को रीराइट इन कर सकता था। और मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज की हिस्ट्री लिटरली इनफिनाइट है, जिसमें एंडलेस टाइमलाइंस और पॉसिबिलिटीज छुपी हुई है। दैट मींस एवरीथिंग कैन हैपनिंग विल हैपनिंग। डेमिग्रा ने लिटरली अब्सॉर्ब कर लिया था टोकी टोकी को, टोकी टोकी द पार्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जिसके बाद डेमिग्रा की ताकत इंसानी सोच के परे हो गई और उसने क्रिएट किया है ऐसे एनर्जी ब्लास्ट को, जो कि पूरे के पूरे हिस्ट्री को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन हर कोई शॉक हो गया ये देख के। सीसी गोकू अपने बेस फॉर्म में उस अटैक को ना ही टैंक किया बल्कि उसकी इफेक्ट को भी नलिफाई किया, जबकि वो अपने गॉड फॉर्म में भी नहीं था। इसका मतलब डीबीजी सीसी गोकू ने एक ऐसे अटैक को टैंक किया जो कि मल्टीपल आउट ऑफ हर्स्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सीसी गोकू फाइट कर चुका है मीरा से, जिसने डेमिग्रा के स्ट्रेंथ को भी सरपास कर रखा है। मीरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तक जो कि पूरे टाइमनेस को एक सेकंड में ऑब्लिटरेट कर सकता था, लेकिन वही मीरा यूनिवर्स 6 सागा के सीसी गोकू से हार गया। शॉकिंग चीज ये थी कि सीसी गोकू ने अपना कायोकेन भी यूज नहीं किया था सुपर साइयन ब्लू के साथ। डेमिग्रा वापस आता है पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर के साथ, और अब वो अपना थर्ड फॉर्म भी अचीव कर चुका था, जो कि रियल वर्ल्ड को थ्रेट कर रहा था। मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज का रियल वर्ल्ड लिटरली एक बाउंडलेस रेल्म है। डेमिग्रा पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को अकेले डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन वो टेक डाउन हो गया जेनो गोकू के द्वारा। सीसी गोकू ने अपने पावर से सरपास कर दिया था सीलियस को, जो कि पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर सकता है। इवन मेकी काब्रा जो कि इनफिनाइट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपने बॉडी को एंडलेसली रीजनरेट कर सकता है। सीसी गोकू बाद में फाइट करता है अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनो गोकू से। जेनो गोकू अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जो कि आप सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म करने से ही पूरे के पूरे इनफिनाइट टाइमलाइन को थ्रेट कर रहा था। सुप्रीम काई से जेनो गोकू ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे कभी नहीं यूज करेगा, लेकिन इसे जरूरत पड़ी सीसी गोकू के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू लिटरली एक पावर हाउस है, लेकिन सीसी गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली डिफरेंट एक मॉन्स्टर बन जाता है। सीसी गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया था कंबर के सुपर साइयन 3 फॉर्म को। इसके अलावा उसने लिटरली एक शॉट में वेजिटा की बॉडी से सुपर बेबी 2 को बाहर निकाल दिया था। सीसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बैटल करता है मास साइयन गोकू ब्लैक के खिलाफ, और जिसमें जाने के बाद उसने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था रोजे को। ये वही रोजे है जिसने गोल्डन कूलर को वन शॉट किया है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। सीसी गोकू और जेनो गोकू एक साथ मिलकर फाइट करते हैं फू के साथ, जिसकी पावर्स इंसानी सोच के परे थी। सीसी गोकू ने अपने पावर्स को यूनिवर्स ट्री के साथ कंबाइन किया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, जिसमें जाने के बाद पूरा क्रिएशन सेक कर रहा था द यूनिवर्सल ब्लू। जिसमें जाने के बाद उसने लिटरली पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया था फू को, और अल्टीमेटली उसे डिफीट भी कर दिया अपने फुल पावर कामयाबी वेव के साथ, और आखिरकार खत्म कर दिया था ग्रेट फू का टेरर। और आखिर में सीसी गोकू और जेनो गोकू फाइनली अपना ऑल आउट फाइट करते हैं, जो कि वो दोनों शुरुआत से चाहते थे। जेनो गोकू अपना लिमिट ब्रेक 4 यूज करता है और सीसी गोकू को बराबरी की टक्कर देता है। जेनो गोकू अपना बाउंड्री मैनिपुलेशन यूज करता है और स्ट्रेंथ के मामले में सीसी गोकू को सरपास कर देता है। और बैटल के बीचों बीच पता लगता है कि भले ही जेनो गोकू स्ट्रॉन्गर है, बट यूआई गोकू फास्टर है। सीसी गोकू बड़ा जब अटैक करता है जेनो गोकू के ऊपर, जिससे वो दूर धकेल जाता है, और बदले में जेनो गोकू सीसी गोकू के मुंह पे बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे उसका हालत खराब हो जाता है। सीसी गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हैं और आखिरकार जेनो गोकू को हरा देता है। ओवरऑल सीसी गोकू स्केल करता है बाउंडलेस टू इनफिनाइट बाउंडलेस में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस सुपरमैन के बारे में, सो ये मैचअप है बिटवीन सिंबल ऑफ होप वर्सेस होप ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। सो विनर इज
finally settle who's stronger. If you say so. You're holding back. Give it your all. No regrets. I'm doing just fine. Oops. Well, I guess we can wish it back later. World made of cardboard. All right, I'll show you just how powerful I really am. Looks like a job for... Well, what do you think? That was awesome. Nice suit. Oh, thanks. Kryptonian fabric. My mom made it for me. Finally. Ah, darn it. Almost had me there. That was actually pretty fun. Yeah, it sure was. But I'll be stronger next time. I look forward to it. Let's go again. You're on. So winner is सन गोकू. So no doubt सुपरमैन सुपर वाले गोकू को हरा सकता है अपने कॉस्मिक आर्मर फॉर्म में, और ना ही इसे हरा सकता है बल्कि उसे बहुत ही आसानी से जान से भी मार सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है और तुम इसके सामने पूरी तरीके से आउट क्लास हो चुके हो। इन नॉन कैनन जीटी गोकू लिटरली एक मॉन्स्टर है जो कि सुपरमैन के किसी भी वर्जन को लिटरली वन शॉट करने की ताकत रखता है। इवन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन तक को भी वन शॉट करने की ताकत रखता है जीटी गोकू। लेकिन भले ही सुपरमैन ड्रैगन बॉल सुपर वाले गोकू को हरा दे, उसे मार मार के पूरी तरीके से आउट क्लास कर दे, लेकिन जब उसका सामना होगा जीटी गोकू से, तब उसके सामने Your punches tickle. What's up guys, it's me Light. If you enjoyed this video, make sure like and subscribe. Guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।
संग जिनबू वर्सेस सन गोकू। सो क्या लगता है गाइस, कौन जीत सकता है इन दोनों के बीच की बैटल में? जहां पे एक तरफ गोकू जो कि अपने हर एक बैटल के बाद अपने लिमिट्स को हर बार सैटर कर देता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। दूसरी ओर है संग जिनबू, एक नेक्रोमैंसर जिसके पास प्लेयर की एबिलिटी है जो कि अपने हर एक विन के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। लेकिन क्या सन जिनबू की स्ट्रेंथ इनफ है गोकू को हराने के लिए, या फिर गोकू सन जिनबू को 2 सेकंड में हरा देगा? वेल, इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो कि आप लोग पूरा नहीं करोगे मुझे पता है। यूट्यूब मेरी हर एक वीडियो को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, 2-3 हजार व्यू पे ही अटका देता है उस वीडियो को। लेकिन आप लोग चाहे तो उसे बदल सकते हो। अगर मैंने आपको जरा सा भी एंटरटेन किया है ना अपने 4 साल की यूट्यूब जर्नी में, सो आप लोग मेरी इस वीडियो को जितनी देर हो सके देखना, ताकि यूट्यूब मेरे इस वीडियो को रिकमेंड करे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो जिनबू अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, लेकिन डबल डंजन में एंटर करने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। उसने अपने आसपास के स्टैचूज को देखा और ये पाया कि उसमें गॉड्स के कमांड लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हंटर्स इमीडिएटली मारे गए कॉज की वो कमांड्स को फॉलो करते जा रहे थे। लेकिन आखिरी कमांड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसमें लिखा था प्रूव योर फेथ। जिनबू ने पीछे रह के बाकियों को भागने की मदद की, जिसकी वजह से वो खुद मरने की हालत में पहुंच गया। और उसके आखिरी शब्द थे आई विश आई गेट अनदर चांस। और इसी मोमेंट पे एक मिस्टीरियस स्क्रीन खुल गया और उसमें लिखा था इफ यू वांट टू लिव। जिनबू जग जाता है और वो पाता है कि सिस्टम ने उसे चुन लिया था और उसे मिल गई थी प्लेयर की एबिलिटी। अब उसे मस्ट डेली टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नहीं तो उसे पनिश किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और हर एक टास्क कंप्लीट करने पे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इवन इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। और उसके बाद तो जिनबू ने अपने आप को बहुत ही तेजी से लेवल अप करना शुरू कर दिया। बहुत सारे डंजन्स में उतरने के बाद जिनबू ने अपने आप को एक्सट्रीमली फास्ट लेवल अप करना शुरू कर दिया। जितने मॉन्स्टर वो मारता जा रहा था उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बनता जा रहा था। सिस्टम को प्रोग्राम ही ऐसा किया गया था कि वो जिनबू को जिंदा रखे। एक दिन जिनबू को सिस्टम के द्वारा जॉब चेंजर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन एक कंडीशन पे, और कंडीशन ये था कि वो जितना देर डंजन में सर्वाइव करेगा उतना ही हाई चांस होंगे उसे अच्छा जॉब मिलने के। जिनबू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो डंजन्स के सारे मॉन्स्टर्स को एक करके मारता जा रहा था। और आखिर में वो फेस टू फेस करता है फाइनल बॉस ब्लड रेड कमांडर इग्रिस के सामने। जिनबू समझ गया था कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। बैटल की शुरुआत में ही जिनबू पूरी तरीके से आउट क्लास हो गया इग्रिस के सामने। जिनबू ने देखा कि उसकी स्वॉर्ड असर नहीं कर रही इग्रिस के सामने, सोचता अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करना सही समझा, और इग्रिस भी वही सोच रहा था। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बैटल के बाद जिनबू इग्रिस का स्वॉर्ड समहाउ पकड़ लेता है और एक ही स्प्लिट सेकंड में उसका गला काट के उसे मार देता है। इग्रिस को मारने के बाद जिनबू को पेनल्टी एरिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं किया था उस दिन। और जब वो वापस आया तब उसने देखा कि सर्वाइवल टाइम को काउंट किया गया है और अब उसे मिल चुका था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेक्रोमैंसर का टाइटल, द शैडो मोनार्क, और उसने गेन कर लिया था शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी। जिनबू उसके बाद अराइज बोलता है और इसी सिंपल वर्ड के बाद सारे डिफीटेड सोल्जर्स अराइव हो जाते हैं जिनबू की आर्मी में। लेकिन एक और बाकी रह गया था। जिनबू इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 2 बार फेल हो जाता है और इसके पास एक ही चांस बाकी रह गया था और उसने उस मौके को गवाया नहीं और उसने इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसे मिल गया फर्स्ट बॉस समन, द कमांडर ऑफ शैडोज, द इग्रिस। लेकिन जिनबू यहाँ पर भी नहीं रुका, वो अपने आर्मी में एक एक करके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शैडोज को रिक्रूट करता गया, जस्ट लाइक टैंक, आयरन डस्क, इवेंट एंड किंग बेरू। लेकिन इससे भी बड़े बड़े कांड जिनबू ने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में कर रखे हैं और जो स्ट्रेंथ उसने गेन की ना वो बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी। उसने सरपास कर दिया प्रीवियस मोनार्क ऑफ शैडोज एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को। उसने एफर्टलेसली किल कर दिया था 100 ऑफ टाइटन्स को, जो कि प्लैनेट तक को वाइप आउट कर सकते थे। और जब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिनबू फाइट कर रहा था तब वो उसके अटैक्स को नहीं देख पा रहा था, बल्कि उसे रिएक्ट, इवन काउंटर, इवन डॉज भी कर पा रहा था। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में जिनबू ने आउटर गॉड से फाइट किए, जिनके पास एक्स्ट्रा डायमेंशनल मैजिक भी था, जो कि डायमेंशन के वॉल्स को ब्रेक कर सकता था। और एक्स्ट्रा डायमेंशन गॉड्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट बीइंग के इक्वल माना जाता है, जो कि लगभग एक हाई लेवल स्काई फादर जितना स्ट्रॉन्ग था। ओवरऑल सन जिनबू स्केल करता है स्काई फादर लेवल पे विद थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन लाइट स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल,
माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामुसी नहीं, बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सचर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से, जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं, वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है, ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उस
उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन एंड गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहां पर जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया, और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। सो ऑलराइट देन, ये फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है, कॉज की जिनबू के पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैक्स है जो कि गोकू को बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। जिनबू के पास लिटरली 10 मिलियन शैडो आर्मी है जो कि काफी है गोकू का ध्यान भटकाने के लिए, यानी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे हैक्स है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, शैडो मैनिपुलेशन, नेक्रोमेंसी एंड एक्सेट्रा। और जिनबू इन सारे पावर्स के साथ सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, इवन सुपर सैयन गॉड तक को टक्कर दे सकता है। लेकिन सुपर सैयन ब्लू और यूआई जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन जिनबू को तोड़ के रख देंगे। और आखिर में सिर्फ यही कहूंगा, दिस फाइट गोइंग टू जिनबू's लास्ट। Someone as strong as you should know when you're completely outclassed. Hey, what's going on guys? It's me Elite. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. Guys, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? सो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले गोजो सातोरू वर्सेस सन गोकू के बारे में, और ये जानेंगे कि कौन सा बीइंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे। तो वैसे तो ये मैचअप का कोई सेंस नहीं बनता, कॉज की इन दोनों की पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कौन कितने पानी में है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो उसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी more time, let's get things started. So जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक ही है, वो है गोजो सातोरू, जो कि पैदा होते ही पूरे वर्ल्ड बैलेंस को एकदम से बिगाड़ चुका था। सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही सॉर्सरर की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और कर्स स्पिरिट की एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, कॉज की गोजो के पास था इन्फिनिटी और 6 आइज। गोजो ने मार मार के एम्बैरेस कर दिया था जोगो को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर कर्स था। जोगो एक्चुअली ड्रैगन से भी ज्यादा ऊपर स्केल करता था, जो कि अपने डोमेन एक्सपेंड से लिटरली आइलैंड्स तक को क्रिएट कर सकता था। लेकिन ये साइड डिजास्टर स्पिरिट भाग गई सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही। बहुत सारे कर्स स्पिरिट ने मिलकर गोजो को सील कर दिया था, लेकिन गोजो उससे भी बाहर निकल आया। इवन रूमन सुकुनान, जो कि 20 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर चुका था, वो भी अपने 20 फिंगर्स के फुल स्ट्रेंथ के साथ गोजो को हरा नहीं पाता जब वो सील से बाहर आया था, क्योंकि गोजो की रियल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तुम उस पर जितने भी अटैक्स कर लो ना, वो अटैक्स उन पर छू ही नहीं पाएंगे, कॉज की उसके पास है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक्चुअली एक बैरियर की तरह है जो कि गोजो और उसके अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है, जिसकी वजह से गोजो का अपोनेंट उसे कभी छू ही नहीं पाता, लेकिन गोजो चाहे तो उसे छू सकता है। गोजो का इनकाउंटर हुआ सॉर्सरर किलर तोजी से। गोजो ने उसके अगेंस्ट कर्स टेक्निक ब्लू का यूज किया, जो कि नेगेटिव एनर्जी से बना था, जो कि आसपास के सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, तोजी ऑलरेडी प्रिपेयर था इसके लिए। उसने गोजो को पकड़ लिया जब वो बुरी तरीके से थका हुआ था, और आखिर में एक ही ब्लो से उसे आत्मरा कर दिया। तोजी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को वापस हील कर लेता है और मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। और अब गोजो ऐसी टेक्निक्स का यूज करने वाला था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। गोजो अपना रिवर्सल रेट तोजी के ऊपर मारता है, जो कि उसके कर्स टेक्निक ब्लू से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट तोजी इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद गोजो यूज करता है होलो पर्पल, जो कि कर्स टेक्निक ब्लू और रिवर्सल रेट का कॉम्बिनेशन था, जिसके इम्पैक्ट में आने से कोई भी चीज इरेज हो सकता था। गोजो इस अटैक को तोजी के ऊपर मारता है, जिससे तोजी की हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर हम कहें इरेज हो जाती है। और गोजो एक बार फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड में। लेकिन होलो पर्पल गोजो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है।
क्योंकि गोजो का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टेक्निक है उसका डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन एक्चुअली सबसे ज्यादा सुप्रीम टेक्निक होता है किसी भी जुजुत्सु यूजर का। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अपने आसपास के एरिया में पूरा एक स्पेस क्रिएट कर देता है जिसमें उसके अपोनेंट के ब्रेन में इनफिनाइट इंफॉर्मेशन भर जाता है, जिसकी वजह से गोजो का ओपोनेंट ऑन द स्पॉट ही पैरालाइज हो जाता है, यानी वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है अपनी जगह से, जिसकी वजह से गोजो को उसे मारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। गोजो की सिक्स साइज इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो किसी भी कर्स एनर्जी को बहुत ही इजीली सेंस कर सकता है। उसने तो तोजी को देखते ही पहचान लिया था कि उसकी बॉडी के अंदर सुकुना की सोल है। गोजो बाद में सुकुना से लड़ता है और अब वक्त हो चुका था ये देखने का कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को प्रोजेक्ट कर लिया था और इसके पास 19 फिंगर्स की पावर्स भी थी। उसने 10 शैडोज का यूज किया और समन किया मोहोरागा को। मोहोरागा एक्चुअली एक शिकिगामी है जिसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी के भी कार्स एनर्जी को अडॉप्ट कर सकता है और इन केस गोजो की इंफिनिटी को। गोजो और सुकुना लड़ने लगते हैं। गोजो अपना पूरी स्ट्रेंथ और 200% होलो पर्पल यूज करता है सुकुना के अगेंस्ट, और एक टाइम पे तो इन दोनों का डोमेन क्लास भी कर रहा था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से भी एक था पूरे मांगा का। गोजो कैपेबल हुआ सुकुना के हाथों को उखाड़ने के लिए। सुकुना जानता था गोजो को हराने का एक ही रास्ता है कि मोहोरागा उसकी एबिलिटीज को अडॉप्ट कर ले। गोजो 3v1 बैटल करता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है। गोजो समझ चुका था उसे जल्द से जल्द सुकुना को डिफीट करना पड़ेगा। गोजो अपना रेड सू यूज करता है सुकुना के ऊपर, बट सुकुना उस अटैक को बहुत ही इजीली टैंक कर लेता है। सुकुना एक और अटैक के लिए जाता है गोजो के ऊपर, बट उसके पीछे से वो इस पे हमला कर देता है और वो कोई और नहीं था बल्कि था अपना गोजो। गोजो ने ऐसी चीज कर दिखाई जो कि पूरे हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया आज तक, और उसे वो चीज एक बार फिर करनी थी, एक और बार। ब्लैक फ्लैश। गोजो किंग ऑफ कर्सेस को ब्लैक फ्लैश मारता है जो कि काफी था उसकी जान निकालने के लिए। गोजो ने अपने ब्लैक फ्लैश की मदद से अपने पंच के इम्पैक्ट को 2.5 टाइम मोर इंक्रीज कर लिया था, जो कि काफी था अर्थक्वेक लाने के लिए। ओवरऑल गोजो सातोरो स्केल करता है प्लैनेटरी लेवल पे विद हाइपरसोनिक स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामोशी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है, और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपने 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है, और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सचर था सुपर सैयन गॉड
और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे बीरेस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से, जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन एंड गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहां पर जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया, और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। सो अब अगर मैं बात करूँ गोजो सातरो वर्सेस गोकू के बारे में, सो लिटरली गोजो के पास कोई चांस ही नहीं है गोकू को हराने के लिए। गोकू यहाँ आराम से जीत जाएगा, वो लिटरली फाड़ के रख देगा गोजो सातरो को। सो रही बात गोजो की इन्फिनिटी की, सो वो कोई बिग डील नहीं है गोकू के लिए। गोकू सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके गोजो की इन्फिनिटी को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। और एक बार गोजो के सारे डिफेंसेस टूट गए तो गोकू इसे बहुत ही इजीली वन शॉट कर देगा। उसे सुपर सैयन में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गोजो को डिफीट करने के लिए। सो गोकू स्लैम्स। सो गोकू और गोजो के बीच की बैटल में क्लियरली गोकू विल विन। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ इस वीडियो को हाइप भी कर देना जो कि यूट्यूब ने न्यू फीचर लॉन्च किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।